साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल आप सबों को प्रगति पथ चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज थर्ड क्लास है डचों का आगमन भारत में कैसे हुआ। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई लोग, ये आपका चैनल है प्रगति पथ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे। जो भी आपके पास ग्रुप वगैरह है उसमें शेयर करिए, बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है। थोड़ा सपोर्ट करिएगा तो मुझे भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा, और मजा ले लेके ही हम लोग पढ़ेंगे। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरा चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरा चैन आता है। रू 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 ला 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 ला, रू 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 ला 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 ला। आइए, डचों का आगमन। अच्छा, पिछला क्लास में हम लोग पुर्तगालियों का आगमन पढ़े हुए थे। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था, और कालीकट बंदरगाह पर आया था वो जो मालाबार तट पर है, उसका स्वागत किया था जमोरिन ने। यहाँ तक हम लोग क्लास को कंटिन्यू किए हैं और पुर्तगालियों का पूरी तरह से हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग डचों का आगमन पढ़ेंगे। तो देखिए, डच कहाँ से थे, यूरोप में किस देश से थे? तो डच जो थे नीदरलैंड से थे, और वो 1595-96 में भारत इंडोनेशिया आते हैं। भारत भी आते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से शुरू में वो इंडोनेशिया में ही व्यापार करते हैं। क्या इससे पहले डच व्यापार नहीं करते थे? करते थे। डच जो व्यापार करते थे इससे पहले भी करते थे। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। ये आपका भारत है और भारत के पश्चिम में आपका यूरोप देश है। तो जरा देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आपको यूरोप इस तरह से है। ये आपका इटली हो गया, ये पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया, इसके बगल में यहां पर आपको फ्रांस मिलेगा, और फ्रांस के इधर देखिए स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है। ऊपर में देखिएगा तो यहां पर जो है नीदरलैंड है। और नीदरलैंड के आसपास इधर देखिएगा तो डेनमार्क वगैरह भी है। डेनमार्क तो बहुत हट के है, लेकिन बहुत पास में देखिएगा तो जर्मनी है। ये सब पोलैंड है, पोलैंड। हाँ, नक्शा जगह स्पेस अच्छा नहीं होने के कारण थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है नक्शा, लेकिन आपको समझने के लिए जो मेन थीम है उसको समझिएगा। 1581 के आसपास ये लोग व्यापार चालू करते हैं, और शुरू में व्यापार जो करते हैं भारत से नहीं, पूरब के देशों से नहीं, कहां से करते हैं? तो पुर्तगाल से ही करते हैं। पुर्तगाल की राजधानी जो लिस्बन है, इस यहां से ही करते हैं। पुर्तगाली सामान लेकर के भारत से जाते थे, पुर्तगाली सामान लेकर के भारत से जाते थे। और ये नीदरलैंड के जो डच थे वो क्या करते थे, पुर्तगाल से सामान उठा करके, और यहाँ ऊपर में आपको देखिएगा तो उत्तरी सागर, बिस्की की खाड़ी ऊपर में है, इंग्लिश चैनल, उस रास्ते से बाल्टी सागर है, सरकरा जो
जल है उसको बोला जाता है, ज्योग्राफी में आप पढ़े होइएगा। उस रास्ते से ये लोग यूरोप के अन्य देशों में क्या करते हैं, अपने वस्तुओं को बेचते हैं। जर्मनी में, आपको फ्रांस में भी, और घूम घूम कर अलग अलग देशों में सामान का सप्लाई करते हैं और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को अपना क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। नीदरलैंड की राजधानी जो है, साथ ही साथ ये भी याद करते चलिए, एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। और एक व्यस्ततम बंदरगाह भी है नीदरलैंड में, एक व्यस्ततम बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम। ये बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह रोटरडम। रोटरडम बंदरगाह जो है राइन नदी के मुहाने पर है और राइन नदी के माध्यम से भी अपने जहाज़ों से सामान पुर्तगाल से ले जाते थे और यूरोप के अन्य देशों में डच जो थे बेचा करते थे। इस तरह से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था उनका क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और ये भी पूरब के देशों के साथ क्या करना चाहते हैं, पुर्तगालियों की तरह व्यापार करना चाहते हैं। जिस तरह से पुर्तगाली भारत में व्यापार करते थे, तो ये लोग भी मन बनाने लगते हैं। डच लोग भी क्या करते हैं, मन बनाने लगते हैं कि हमें भी पूरब के देशों में चलना चाहिए और व्यापार करके वहां से सस्ते कीमतों पर वस्तुओं को उठा करके लाना चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, नौसेना चाहिए। सैन्य शक्ति मजबूत रहेगी तभी तो आप बाहर में जाकर के जम सकते हैं, कारोबार में या कुछ में भी। जब आप अंदर से मजबूत रहिएगा तभी कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था से जब धीरे धीरे मजबूत होते हैं तो जहाज रानियों का विकास करते हैं, नौसेनाओं का विकास करते हैं पूरी तरह से, और अंततः आपको 1595-96 में चले आते हैं। कहाँ, भारत। भारत आते हैं तो यहाँ पर वो देख रहे हैं कि पूरी तरह से पुर्तगाली क्या है, जमा हुआ है। पहले से ही पुर्तगाली क्या है, जमा है, क्योंकि 1498 से ही ये आए हुए हैं और यहाँ 1595 हो रहा है। लगभग 97-98 साल हो जाता है पुर्तगालियों का भारत में व्यापार करते हुए। तो जो आदमी जमा हुआ है वो चाहेगा दूसरा को आना, नहीं चाहेगा कि दूसरा कोई आकर के व्यापार करे। इसलिए इनका कोई ऐसा मोमेंट नहीं बन पाता है जहां से ये व्यापार करे। तो क्या करते हैं कि भारत में व्यापार करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। सीधे बगल में इंडोनेशिया, जो द्वीपों का समूह है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये चले जाते हैं। इंडोनेशिया में देखिएगा तो सुमात्रा द्वीप है, जावा द्वीप है, जकार्ता है, ब्रुनेई है। ये सब आपको छोटे छोटे प्रमुख कई द्वीप मिलेंगे इंडोनेशिया में। तो ये लोग आते हैं तो भारत में जब नहीं इनका मोमेंट बन पाता है व्यापार करने के लिए, तो इंडोनेशिया में व्यापार करने के लिए क्या करते हैं, जोर आजमाते हैं। और जब कुछ वैसा नहीं होता है, छोटा मोटा व्यापार करते रहते हैं। अब आता है समय 1602, 95-96 में इंडोनेशिया पर व्यापार करते हैं, छीट फूट व्यापार करते हैं। लेकिन इनका जो कंपनी बनता है 1602 में बनता है, जो कंपनी का नाम आपको याद रखना है, वेरी गंदे ओस्ट इंडीज, वेरी गंदे ओस्ट इंडीज। बाद में इस कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी हो जाता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। हाँ,
पुर्तगालियों की कंपनी का नाम क्या था? एस्तादो द इंडिया। और डचों के कंपनी का नाम क्या है? वेरी गंदे ओस्ट इंडीज। वेरी गंदे ओस्ट इंडीज ये है। तो ये कंपनी का जब स्थापना हो रहा था तो इसमें बहुत सारे शेयर धारक थे। लोगों ने इसमें कहा जाता है कि 65 लाख गिल्टर एक मुद्रा है, 65 लाख गिल्टर इकट्ठा करके कंपनी को क्या किए? खड़ा किए। और जो भी इसके शेयर धारक थे सबसे अधिक 18% लाभ अपने शेयर धारकों को देता था और यह 200 वर्षों तक देता रहा। बीच में जब कंपनी घाटे में जाने लगी फिर भी ये अपने शेयर धारकों को 18% मुनाफा देता रहा। शुरू में जब ये कंपनी आया था तो 21 वर्षों के लिए क्या था? मान्यता प्राप्त था। 21 वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त था। बाद में आपको ये अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अंग्रेजों का आगमन, तो देखिएगा अंग्रेज का जो कंपनी आया था 15 वर्षों के लिए शुरू में आया था। उसके बाद 20-20 वर्षों के लिए उसका क्या हुआ? मान्यता मिलने लगा। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 21 वर्षों के लिए डचों का कंपनी आया था, फर्स्ट बार मान्यता प्राप्त मिला था 21 वर्षों के लिए भारत में या पूर्व के देशों से व्यापार करने के लिए। लेकिन अंग्रेजों को प्रथम बार 15 वर्ष के लिए मान्यता मिला था व्यापार करने के लिए, फिर 20-20 साल हो जाता है उसका कंटिन्यू। तो मान्यता जब मिला था तो इसको कुछ शक्तियां भी दी गई थी कि व्यापार करने के दौरान यदि आपको जरूरत हो किसी राजा महाराजा से संधि करने का तो आप कर लीजिएगा। जरूरत पड़े, कोई आक्रमण हो, वैसा झड़प हो तो सैन्य कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। तो ये सब कंपनी को क्या था? शक्तियां प्राप्त था। और जो व्यक्ति आया था फर्स्ट बार कार्लिनियस देहस्तमान, कार्लिनियस देहस्तमान, उसको हाउटमैन भी कहा जाता है। जो डच के तरफ से प्रथम आया था व्यापार करने के लिए उसको क्या बोला जाता है? कार्लिनियस देहस्तमान या हाउटमैन। तो इस तरह से ये व्यापार 1602 में कंपनी बन करके आती है और 1602 में ही एक जगह ये लोग जीत लेता है, यहां पर वांटम, इंडोनेशिया में वांटम नामक एक जगह रहता है। ये सब हिंद महासागर है, हाँ भुलाइएगा नहीं। भारत के दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया है। तो 1602 में ही क्या करता है? वांटम नामक स्थान जीत लेता है और यहाँ पर ये लोग अपना कोठी स्थापना करता है, व्यापार करना चालू कर देता है। कोठी मतलब कि व्यापारिक एक जगह होता है जहाँ पर अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि लोगों से सामान खरीद करके और ला करके रखते हैं। स्टॉक एजेंसी इसको बोल सकते हैं। कोठी को मतलब यही होता है, या इसको फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो फैक्ट्री मतलब ये मत सोच लीजिएगा आज वाला फैक्ट्री जो कि उत्पादन हो रहा है बहुत सारे वस्तुओं का। उत्पादन उस समय के जो फैक्ट्री था, जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ उत्पादन नहीं होता था, वहाँ स्टॉक किया जाता था। वस्तुओं को विभिन्न स्थानों से खरीद करके ला करके रखा जाए, या गोदाम कह सकते हैं आप, गोदाम समझ सकते हैं। तो कोठी मतलब वो चीज होता है। तो वांटम में होता है और धीरे धीरे व्यापार ये लोग क्या करते हैं? इंडोनेशिया में करने लगते हैं। 1605 में अम्बायान इंडोनेशिया में ही है। 1613 में जकार्ता में एक शहर बसाते हैं विटेबिया नामक। जकार्ता में एक विटेबिया शहर ये लोग अधिकार करके विटेबिया विटेबिया को ये लोग राजधानी बनाते हैं, अपना मुख्यालय बनाते हैं इंडोनेशिया के लिए। उसके बाद धीरे धीरे ये मलक्का बगल में ही है, जो मलक्का जल संधि आप पढ़े होइएगा। यहाँ मलक्का पर भी ये लोग 1641 में, और इसी के बगल में यहाँ पर श्रीलंका है जिसको उस समय सिलोन कहा जाता था। 1658 में सिलोन पर भी ये लोग क्या कर लेते हैं? कब्जा जमा लेते हैं, अपना व्यापारिक क्षेत्र को डेवलप करने लगते हैं। 41 में मलक्का, 58 में सिलोन। इस तरह से भारत से बाहर ये लोग व्यापार कर रहे थे। ऐसा नहीं था, भारत में भी एंट्री ये लोग किए हैं 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में
और पहली कोठी की स्थापना डचों के द्वारा मसूलीपट्टनम में होता है, जो आंध्र प्रदेश के तट पर है। याद करिए, पुर्तगालियों का प्रथम कोठी कोचीन में कब? तब 1503 में वास्को डी गामा द्वारा स्थापित किया जाता है कोचीन में। आया कहां था पहला बार? तो कालीकट में, गड़बड़ाइएगा नहीं, कालीकट आया था और कोचीन में प्रथम कोठी की स्थापना 1503 में किया है। यहां पर मसूलीपट्टनम में डचों के द्वारा पहली कंपनी की स्थापना होता है, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना होता है 1605 में। और यहां से ये लोग नील का व्यापार करते हैं, नील का व्यापार करते हैं। और देखिएगा तो ये पूरी तरह से वस्त्र मसालों का व्यापार जो है ये यहाँ से इंडोनेशिया से प्राप्त कर लेते हैं और यहाँ से वस्त्र वगैरह पर फोकस करते हैं बंगाल के क्षेत्र से या सूरत के क्षेत्र से, क्योंकि इंडोनेशिया को मसालों का द्वीप कहा जाता है। तो मसाला वहाँ से मिल जाता था, इसलिए उन लोगों ने वस्त्र पर या अन्य चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया है भारत में खास करके। तो मसूलीपट्टनम में नील, और उसके बाद जो है धीरे धीरे 1610 में पुलिकट में अपना एक व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं और पुलिकट को अपना भारत के लिए कहिए या कहिए यहाँ पूर्वी तट का पूरी तरह से मुख्यालय बनाते हैं। ये जो बंगाल के खाड़ी तरफ पूर्वी तट है भारत का, उसका मुख्यालय बनाते हैं पुलिकट को, और यह मुख्यालय 1690 तक रहता है। 1690 के बाद नागपट्टनम इन लोगों का केंद्र हो जाता है। और पुलिकट में क्या किए? तो सोने का सिक्का ढालने के लिए एक टकसाल का स्थापना किए। तो सोने का सिक्का जो बनाते थे डच लोग, उसको पगोडा कहा जाता था। सोने का यानी गोल्ड का सिक्का बनाते थे, उसको पगोडा कहा जाता था। उसके लिए एक टकसाल जो बैठाए थे, कहाँ? पुलिकट में। याद कर लीजिए, पुलिकट में 1610 में ये आए और टकसाल बैठाते हैं, पगोडा जिसको बोला जाता है, उस सिक्का को पगोडा बोला जाता है। अब जब कहीं मान के चलिए मुद्रा बन रहा है तो वहां पर सुरक्षा को बहुत जरूरी है, इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि यहां पर किलेबंदी करा दिया। यहां पर क्या किया? टकसाल को किलेबंदी करा दिया, जिसे गोल्ड का सिक्का बनता था, इसलिए इस किले का नाम क्या हो जाता है? गोल्डरिया किला हो जाता है। क्या हो जाता है? गोल्डरिया किला। डचों के द्वारा भारत में मात्र एक किला बनाया गया है पुलिकट में, जिसे गोल्डरिया किला के नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा तो ये इसके आंध्र प्रदेश के तट के अलावा कराईकल, ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, आपको तमिलनाडु में है, यहाँ पर भी ये लोग व्यापार करते हैं। बंगाल की तरफ रुख करते हैं। बंगाल के तरफ में देखिएगा पटना में भी ये लोग का व्यापारिक कोठी है। चिंसूरा हो गया, कासिम बाजार हो गया। कासिम बाजार में तो कहा जाता है कि रेशम की चक्री डच लोग बैठाए थे और 3000 कर्मचारी उस मिल में कार्यरत थे। कहां पर? कासिम बाजार में रेशम के चक्री बैठाए हुए थे डचों के द्वारा। उसके बाद ये बंगाल में ही जगह है चिंसूरा, जहां से अफीम, सोरा, वस्त्र का भी उद्योग वहां से करते थे। वस्त्र का भी यहाँ पर कारोबार होता था। अफीम, सोरा, चिंसूरा। उड़ीसा में देखिएगा बालासोर वस्त्र का व्यापार करते थे। सूरत में भी वस्त्र का व्यापार करते थे। कोचीन, कोचीन के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा, जहां पर पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम कोठी स्थापना किया था कोचीन में, और वहीं पर जो है कि डच लोग सोचे कि हम भी अपना कब्जा जमा लें। तो पुलिकट के राजा उस समय जो थे उससे मिल करके और कोचीन पर क्या कर लेता है? हमला कर देता है। और एक झड़प होता है जिसमें पुर्तगालियों को वहां से क्या किया जाता है? खदेड़ दिया जाता है और डचों का
अधिकार हो जाता है। कहाँ पर? कोचीन में। कब? तो 1663 ईस्वी में डचों के द्वारा कोचीन पर अधिकार कर लिया जाता है। यानी कि देखा जाए तो धीरे धीरे जो पुरानी कंपनी पुर्तगाली थी 100 साल से चल रही थी, और दूसरी कंपनी जो आई डच वाली, ये दोनों में काफी तनाव बनने लगता है। जैसे ही मार्केट में 2-3 कंपनियां आती है तो कंपटीशन चालू हो जाता है, और इसलिए देखिएगा कि धीरे 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 अंग्रेज जो आते हैं वो लड़ाई करने के मूड से शुरू में नहीं आते हैं, वो व्यापार करते हैं। व्यापार करते करते वो लोग राजाओं से मिल करके संधिया करके व्यापार करते हैं, लेकिन ये दोनों कंपनी आपस में लड़ने लगती है, डच और पुर्तगाली, और वहां पर पुर्तगाली हारते हुए अपने आप को पाता है। तो देखिएगा कि 1661 ईस्वी में क्या करता है, अंग्रेज से मिल जाता है और उसके लिए विवाह नीति को अपनाता है। पुर्तगाली विवाह नीति अपना करके अंग्रेजों को मिला लेते हैं, जिसमें पुर्तगाल की महारानी कैथरीन का शादी ब्रिटेन के राजा चार्ल्स से करा देते हैं। चार्ल्स द्वितीय से शादी कराए हुए हैं 1661 में। और जो बंबई था पुर्तगालियों के कब्जा में, वो दहेज में दे देता है। किसको? ब्रिटेन को, राजा चार्ल्स द्वितीय को। और चार्ल्स द्वितीय ने क्या करता है कि 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देता है मुंबई को। तो इस तरह से आगे हम लोग अंग्रेज में देखेंगे, ये सब ब्रिटिश कंपनी में देखेंगे। लेकिन डचों का सबसे, हम लोग लड़ाई जब पढ़ेंगे, आंग्ल युद्ध जब देखेंगे, उसमें देखेंगे कि अंग्रेजी कंपनी जो भी है आपस में, फ्रांसीसी भी आएंगे, अंग्रेज और ये आपका डच हो गए, पुर्तगाली हो गए, ये आपस में सब लड़ने लगते हैं। तो सब कुछ एक ही बार पढ़ाएंगे तो आपको हौच पौच हो जाएगा, इसलिए केवल हम लोग देखेंगे, लड़ाई को अलग से पढ़ेंगे। एक बेदरा का युद्ध होता है जिसमें डचों का काफी पराजय होता है। बेदरा का युद्ध कब होता है? तो 1759 में। बेदरा एक बंगाल में जगह है, वहां पर 59 में आपका युद्ध होता है। और ऐसा नहीं था कि डच कंपनी जो था व्यापार उस तरह से नहीं कर रहा था। लगभग आपको 40% मार्केट पर कब्जा 1750 तक डचों का ही था। तो जब 40% मान के चलिए कब्जा डचों का हो गया, और बाकी कब्जा तो उस समय कौन था? अब ऐसे तो अंग्रेज भी आ गए थे, लेकिन सबसे अधिक देखा जाए तो पुर्तगालियों का था। इसलिए डचों और पुर्तगालियों के बीच युद्ध हमेशा बनने का स्थिति रहता है। बेदरा के युद्ध में बहुत बुरी तरह से पराजय होती है अंग्रेजों के द्वारा। जस्ट अगला साल 1760 में देखिएगा, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है, और 1760 में देखिएगा तो वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी को बुरी तरह से अंग्रेज हराते हैं। और ये सब क्या होता है, उल्टे पांव इन लोगों को यूरोप जाना पड़ता है, और मात्र एक कंपनी आपका अंग्रेज का यहाँ पर बहुत लंबे समय तक, लास्ट तक बना रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। और एक संधि होता है, पेरिस की संधि, याद रखिएगा। पेरिस के संधि के तहत डचों का जो भी कंपनी कोठी था, ये सब अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अपने अधीन में कर लेते हैं। कुछ शर्तों के तहत सूरत को वापस कर देते हैं, कुछ टैक्स वगैरह लगा करके सूरत को क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। लेकिन सारी जितने भी कोठियां थी डचों का, पेरिस के संधि के तहत किसका हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है। लेकिन फिर भी 1824 ईस्वी में देखते हैं कि उस तरह से मुनाफा डचों को नहीं हो रहा था। अंततः हार दाव दे के 1824 में ये बेच देता है सूरत के कंपनी को भी, और यहां से ये लोग बोरिया बिस्तर उठा के यूरोप चला जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अंग्रेजी कंपनी देखेंगे, और आप लोग थोड़ा सा क्लास को शेयर करिए
हम लोग होले होले सारा चीज़ कवर करेंगे, जितना भी आधुनिक इतिहास है या मॉडर्न या आपको एंशियंट जो भी है मेडिवल, हम लोग सारा पढ़ेंगे। और आपका यदि प्यार मिला तो जितना आप उम्मीद नहीं करते हैं उससे ज़्यादा हम देंगे। केवल आप एक छोटा सा काम करिए, मेरे प्रगति पथ चैनल को शेयर करिए। जो भी वीडियो आपके पास है, आपके दोस्त मित्र जो भी जानकार में तैयारी करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव, उन तक शेयर करिए, ये रिक्वेस्ट है। और इतना ही कहकर आज का सेवा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।